अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया का पार्ट 2 लेक्चर, जिसमें हम अनकॉमन स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे। अनकॉमन स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो तमाम बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होते, कुछ बैक्टीरिया में होते हैं और कुछ में नहीं होते। वो स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? कैप्सूल, प्लाज्मिड, फ्लैजिला, पाइलाई, एंडोस्पोर्स और ग्रेन्यूल्स। अब सबसे पहला स्ट्रक्चर है कैप्सूल। कैप्सूल एक थिक क्लियर स्ट्रक्चर होता है जो सेल वॉल के आउटसाइड प्रेजेंट होता है। कुछ बैक्टीरिया में सेल वॉल के बाद एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं कैप्सूल, जैसे आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, ब्लू कलर की लेयर जो पूरी है, तो ये कैप्सूल है बैक्टीरिया का। कुछ बैक्टीरिया में ये पॉलीपेप्टाइड से बना होता है और कुछ में पॉलीसेकेराइड से। उसके बाद हमने बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया है इस कैप्सूल की बेसिस पे दो टाइप्स में। एक होते हैं कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया और एक होते हैं नॉन कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया। कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जिसमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है, जैसे ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा। और नॉन कैप्सूलेटेड कौन से होते हैं? जिनमें कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता। अब इनकी एग्जांपल्स हैं कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया की बैसिलस सेप्टिलस और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। और नॉन कैप्सूलेटेड की एग्जांपल में क्या है? विब्रियो कॉलेरा और शिगेला डाइसेंट्री। उसके बाद इस कैप्सूल का फंक्शन क्या होता है? ये बैक्टीरिया को अटैचमेंट में हेल्प करता है। अगर बैक्टीरिया ने किसी सरफेस से अटैच होना हो तो उसको अटैचमेंट में हेल्प करवाता है ये कैप्सूल। और एक और फंक्शन इसका है कि ये प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन में, और बैक्टीरिया की डिजीज़ प्रोड्यूसिंग पावर को भी इंक्रीज़ करता है। जैसे ये हमारी बॉडी के WBCs हैं, सोल्जर सेल्स, और ये है कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया। तो अब ये इसके बीच में बैरियर आ गया, मतलब कि ये इसको मार नहीं सकते अब बैक्टीरिया को, क्योंकि इसके ऊपर अब कैप्सूल है। तो ये उसकी डिजीज़ पावर को भी बढ़ाते कि आसानी से हमारी बॉडी के जो WBCs होते हैं वो इस बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकते जब इसके ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट होता है। तो ये इसकी प्रोटेक्शन में भी हेल्प कर रहा है बैक्टीरिया की कैप्सूल। उसके बाद है नेक्स्ट स्ट्रक्चर प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक स्मॉल सर्कुलर DNA होता है जो कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। एक तो जो DNA मटीरियल होता है बैक्टीरिया का, उसके अलावा भी एक DNA प्रेजेंट होता है सर्कुलर फॉर्म में, उसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं, जो ये रहा डायग्राम में। ये जो है रेप्लिकेट होता है इंडिपेंडेंटली, मतलब कि जब बैक्टीरिया की डिवीज़न हो रही होती है उस वक्त भी डिवीज़न में डिवाइड होता है, लेकिन उसके अलावा भी जब इसको ज़रूरत होती है तो ये खुद ब खुद ही अपनी डिवीज़न करवा सकते हैं। इसके अंदर ये एबिलिटी है। और इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स भी होते हैं। इसका क्या मतलब है कि जैसे हम कोई दवाई खाते हैं और वो असर नहीं करती, तो उसका ये मतलब होता है कि जो प्लाज्मिड होते हैं इनके अंदर कुछ ऐसे जीन्स हैं जो बैक्टीरिया सेल्स में मॉडिफिकेशंस करते हैं, मतलब बैक्टीरिया सेल में कोई ऐसी नई चीज़ें पैदा कर दें जिससे हमारे ऊपर दवाई असर नहीं करती हमारी बॉडी के सेल्स पे। उसके बाद थर्ड स्ट्रक्चर है फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है? एक लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया में जो उसको मूवमेंट में हेल्प करवाता है। कुछ बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम बोलते हैं मोटाइल बैक्टीरिया, और जिनमें एब्सेंट होते हैं उनको बोलते हैं नॉन मोटाइल या सिसाइल बैक्टीरिया। अब इस फ्लैजिला के 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है बेसल बॉडी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फिट होता है, और उसके बाहर जो हुक की तरह पार्ट है ये उसको हम बोलते हैं हुक। और उसके बाद एक लॉन्ग फिलामेंटियस स्ट्रक्चर होता है जो पूरा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम फिलामेंट बोलते हैं। तो फ्लैजिला के 3 पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। और ये कंपोज्ड होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन, मतलब फ्लैजिला बना हुआ होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का। इसका काम क्या होता है? ये मूवमेंट में हेल्प करवाता है बैक्टीरिया को और किसी सेल के साथ जो है अटैचमेंट में हेल्प करता है। उसके बाद हमने बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया है फ्लैजिला की बेसिस पे। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर बस एक ही फ्लैजिला होता है, जिसको हम बोलते हैं मोनोट्राइकियस। मोनो का मतलब होता है 1, मतलब एक एंड पे एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं मोनोट्राइकियस। लोफोट्राइकियस का मतलब होता है कि बंच ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होता है एक एंड पे। और एम्फी मतलब डुअल, 2। तो एम्फीट्राइकियस मतलब दोनों एंड पे एक एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं पेरीट्राइकियस, जिनकी पूरी बॉडी पे फ्लैजिला स्कैटर्ड होते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं एट्राइकियस, जिनमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है। जैसे ये बैक्टीरिया, इस पर कोई भी फ्लैजिला नहीं है तो इसको बोलेंगे एट्राइकियस। उसके बाद हमारा अगला स्ट्रक्चर है पाइलाई। पाइलाई भी जो है ये अनकॉमन स्ट्रक्चर है और ये आउटसाइड द सेल प्रेजेंट होता है। जैसे ये बैक्टीरिया का सेल है, इस पर यूँ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, इसको हम पाइलाई बोलते हैं। अगर ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस थोड़ी टाइनी होगी, स्मॉल होगी, तो उसको हम फिम्ब्रिया बोलेंगे। उसके बाद है ये मूवमेंट में हेल्प नहीं करवाते, और ये प्रोटीन जिससे बने होते हैं उसको हम बोलते हैं पाइलिन प्रोटीन। इनका काम क्या होता है कि ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में DNA ट्रांसफ़र करते हैं, एक ब्रिज फॉर्म करके, जैसा आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा।
ये ब्रिज फॉर्म करते हैं, पाइलाए ब्रिज जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है, तो इसलिए इनको हम सेक्स पाइलाए भी बोलते हैं। उसके बाद अगला स्ट्रक्चर है एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स बैक्टीरिया में कब फॉर्म होते हैं? जब बैक्टीरिया के पास अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं। जैसे बैक्टीरिया उसके पास न्यूट्रिशन मौजूद है तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है एंडोस्पोर फॉर्मेशन की, लेकिन जैसी बैक्टीरिया के पास न्यूट्रिशन डिप्लीशन होती है, न्यूट्रिशन ख़त्म होती है, तो जो है वो एंडोस्पोर फॉर्म करता है। एंडोस्पोर में क्या क्या होता है? कैल्शियम, डिपिक्लोनिक एसिड, पेप्टाइडोग्लाइकेन और हीट रेजिस्टेंट एंजाइम, ऐसे एंजाइम जो उसको हीट से बचाते हैं, और डीएनए ऑफ बैक्टीरिया होता है। इसका काम क्या होता है कि बैक्टीरिया को हीट, रेडिएशन और अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि जब उसके पास न्यूट्रिशन नहीं है या कोई उसके इन्वायरमेंट में केमिकल्स हैं या बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, कोई भी ऐसी कंडीशन हो कि जिसमें बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करता, तो उसको अनफेवरेबल कंडीशन बोलते हैं। तो उस कंडीशन में एंडोस्पोर बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे ये एंडोस्पोर बनता कैसे बैक्टीरिया में। सबसे पहले ये नॉर्मल बैक्टीरिया का सेल है, जब उसके अंदर जो है बैक्टीरिया का डीएनए डिवाइड भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, जैसे अब इसका सब न्यूट्रिशन है, लेकिन अब ऐसा हुआ कि बैक्टीरिया के पास न्यूट्रिशन ख़त्म हो गई, ना उसके पास वाटर है ना न्यूट्रिशन है, या कोई ऐसी कंडीशन है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या टेम्परेचर बहुत लो है कि जिसमें बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता। तो क्या होगा? बैक्टीरिया का डीएनए एक ऐसे एक्सियल फिलामेंट बनाएगा, उसके बाद इसके अंदर सेप्टा डेवलप होगा, मतलब पार्टीशन डेवलप होगी, जिससे क्या होगा? बैक्टीरिया का सेल जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जैसा आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। और एक को हम बोलेंगे मदर सेल और दूसरे को बोलेंगे फोर स्पोर। ये फोर स्पोर वो स्पोर है जिसने आगे जाके स्पोर में डेवलप होना है, एंडोस्पोर बनाना है। अब क्या होगा कि अगले स्टेज में ये जो मदर सेल है वो पूरा इस फोर स्पोर को इंगल्फ कर लेगा, मतलब कि ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर जैसे आपको इसमें नज़र आ रहे हैं। अब ये एक फोर स्पोर है जिसने आगे जाके स्पोर बनाना है, और एक ही मदर सेल है। अब जो है इस फोर स्पोर के ऊपर कॉर्टेक्स की लेयर आके फॉर्म होना शुरू हो जाएगी, एक थिक लेयर जो ये आपको येलो कलर की नज़र आ रही है। ये कॉर्टेक्स की लेयर इसके ऊपर आके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी। इस कॉर्टेक्स की कंपोजिशन क्या है? ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, जैसे सेल मेम्ब्रेन होती थी। उसके बाद जो है इसके ऊपर डिपिक्लोनिक एसिड डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। उसका काम क्या है कि वो बैक्टीरिया का जो ये डीएनए है उसको मेंटेन रखता है, उसकी मतलब उसको डैमेज से बचाता है। और इस जो ऊपर ये कॉर्टेक्स बनता है बैक्टीरिया के, इसके अंदर कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, जो मदर सेल होता है ये डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है, ये ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा बैक्टीरिया का जो मदर सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये फोर स्पोर बचता है, जो कि अब मैच्योर एंडोस्पोर कहला रहा है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक कॉर्टेक्स की लेयर भी आ गई है, और इसके अंदर डिपिक्लोनिक एसिड की डिपोजिशन हो रही है, और कुछ इसके अंदर ऐसे हीट रेजिस्टेंट एंजाइम भी इसको कोट कर रहे होते हैं, ताकि बैक्टीरिया जो है हीट इन्वायरमेंट से, रेडिएशन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। जैसे ये मदर सेल ख़त्म होगा तो ये जो हमारे पास एंडोस्पोर है वो रिलीज़ हो जाएगा, ऐसे अलग से रिलीज़ हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या क्या है? कोर का मतलब है कि जो डीएनए का पार्ट है बैक्टीरिया का, कॉर्टेक्स, और फिर एक और फिर जो कोटिंग की डिफरेंट प्रोटीन की लेयर्स होती हैं वो कोट करेंगी इस एंडोस्पोर को। अब ये जब तक कि बैक्टीरिया के पास अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी, मतलब बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, उसके टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा, या उसकी इन्वायरमेंट में जो भी मसला है, तो वो जब तक कि सही नहीं होगा तब तक कि बैक्टीरिया इसी एंडोस्पोर की फॉर्म में रहेगा। और एक और बात, सबसे लास्ट में क्या होता है, इसके अंदर से जितना वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है। बैक्टीरिया में से सारा वाटर भी रिमूव हो जाता है जब ये मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो उससे पहले। अब उसके बाद जैसे ही हमें दोबारा से न्यूट्रिशन मिल गई तो क्या होगा? बैक्टीरिया इस एंडोस्पोर से रिलीज़ हो जाएगा, मतलब उसका बैक्टीरिया का डीएनए रिलीज़ हो जाएगा, और दोबारा से वो फिर रेप्लिकेशन कर सकता है, दोबारा से अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ गुजार सकते हैं बैक्टीरिया। उसके बाद हमारा अगला स्ट्रक्चर है ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? ये राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया अपना फूड स्टोर करता है। बैक्टीरिया का फूड किस फॉर्म में होता है? या तो फैट या शुगर या फॉस्फेट या सल्फ़र की फॉर्म में होता है। जो भी एक्स्ट्रा फूड होता है उसको ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। अब इनके फूड की बेसिस पे इसकी कुछ टाइप्स है। मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स, जिसमें फॉस्फोरस डिपॉजिट होता है, मतलब फॉस्फोरस स्टोर करते हैं, उन ग्रेन्यूल्स को मेटाक्रोमेटिक बोलते हैं। फैट ग्रेन्यूल्स में फैट स्टोर होती है, पॉलीसेकेराइड ग्रेन्यूल्स में शुगर स्टोर होती है, और सल्फ़र ग्रेन्यूल्स में सल्फ़र स्टोर होता है। अब जैसे ये डायग्राम में रेड कलर के राइबोसोम्स हैं, और इसी तरह ये ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैंने पर्पल कलर के इस तरह ग्रेन्यूल्स होते हैं कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट।
अभी हमारे अनकॉमन स्ट्रक्चर्स भी हो गए बैक्टीरिया के। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में कॉमन स्ट्रक्चर्स पढ़ाए थे, तो उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। इस लेक्चर में अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।